क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था ये बताया गया और बताया था कि रोजन ने 1985 में किया था। यह जीवों के आकस्मिक भिन्नता, जीव समूहों में अंतर तथा किसी क्षेत्र की इकोलॉजिकल संरचना में विविधता को दर्शाता है। इस अध्याय के अंतर्गत हमने आपको अब तक बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता के स्तर क्या होते हैं, जैव विविधता के प्रतिरूप क्या हैं और उसके पश्चात फिर आपको पृथ्वी एवं भारत की जैव विविधता के बारे में बताया था कि IUCN के अनुसार जंतु और पादपों की कुल संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच है, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि भी और कितनी जातियों की खोज तथा उनकी व्याख्या करना शेष है। इसके पश्चात फिर आपको हॉट स्पॉट क्या है इसके बारे में बताया था, जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं और हॉट स्पॉट के पहचान के कौन कौन से प्रमाण हैं, इसके बारे में आपको विधिवत बताया जा चुका है। इसी चैप्टर में फिर आगे की कड़ी में जैव विविधता को संकट और फिर इसमें बताया था कि जैव विविधता की क्षति और विलुप्ति के कारण क्या हैं, उन कारणों की चर्चा के बाद आगे इसी चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणियाँ, जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमें जानना है कि लाल आंकड़ा की श्रेणियाँ या रेड डाटा बुक क्या होती है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि भारत देश में भी जैव विविधता में काफ़ी गिरावट आने लगी है। उसके विभिन्न कारणों के अध्ययन के बाद हमने पाया है कि जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण मानव स्वयं है, जिसके कारण जैव विविधता में बहुत कमी होती जा रही है। इंटरनेशनल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IUCN कहते हैं, अब इसे हम विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU के नाम से जानते हैं। इसने एक लाल आंकड़ा पुस्तक रेड डाटा बुक का रखरखाव किया है, जिसमें विभिन्न जातियों के संकटग्रस्त होने के कारणों और निवारणों को शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक तैयार करने के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? पहला है संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनकी लिस्ट बनाना। दूसरा है जैव विविधता के घटने का सभी वैज्ञानिकों और मनुष्यों को अवगत कराना। और तीसरा है घटती हुई जैव विविधता के कुप्रभावों से अवगत कराना। चौथा संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं को बचाने और संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देना। संकटग्रस्त प्रजातियों से उत्पाद बनाकर उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने पर रोक लगाना, ये प्रमुख उद्देश्य इस रेड डाटा बुक को बनाने का है। IUCN ने 8 जातियों को लाल सूची में सम्मिलित किया है। यह है विलुप्त, दूसरा है वन में विलुप्त, सूक्ष्म रूप से संकटापन्न, अति संवेदनशील, कम संकट, आंकड़ा रहित और मूल्यांकन रहित। IUCN की लाल सूची 1963 में प्रारंभ हुई। संकटापन्न जातियों की अवस्था की बात करें तो IUCN की लाल सूची के अनुसार जंतुओं की 5485 और पादपों की 5611 जातियाँ सूक्ष्मतः संकटाग्रस्त, संकटापन्न या फिर अति संवेदनशील हैं। इनमें से 925 जंतु और 1014 पादप जातियाँ सूक्ष्मतः संकटापन्न पाई गई हैं। IUCN लाल सूची के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियों में से 338 कशेरुक प्राणी, 359 अकशेरुक प्राणी और 87 पादप प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं।
अत्याधुनिक विलुप्तियों में डोडो पक्षी मॉरिशस का है, अफ्रीका का क्वागा, थाईलेशिन ऑस्ट्रेलिया का, और रूस की स्लेसर्स समुद्री गाय, और बाघों की 3 जातियाँ बाली, जावा और कैस्पियन विलुप्त हुई हैं। लगभग 27 जातियाँ केवल पिछले 20 वर्षों में विलुप्त हुई हैं। भारत में बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम BSI कहते हैं, ने रेड डाटा बुक में सम्मिलित संकटग्रस्त पादपों को लिस्ट को 3 वॉल्यूम में लिपिबद्ध किया है। इसी प्रकार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ZSI के नाम से जानते हैं, इसने भी भारत की 81 संकटग्रस्त जंतु प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया है। जैव विविधता या वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता या वन्य जीवन के संरक्षण का अर्थ क्या होता है? संरक्षण का अर्थ है जैवमंडल के मानवीय प्रयोग की व्यवस्था, जिसमें मनुष्य की वर्तमान पीढ़ी को भरपूर लाभ प्राप्त हो तथा इनको आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सके। संक्षेप में यह कहना उचित है कि जैवमंडल से इसे बिना हानि पहुंचाए अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की तकनीकों का प्रयोग ही संरक्षण कहा जा सकता है। संरक्षण का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के लिए संरक्षण किया जाता है? आइए जानते हैं इन उद्देश्यों के बारे में। वन्य जीवन संरक्षण के प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। पहला है आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं तथा जीवन रक्षी तंत्र, और जीवन रक्षी तंत्र के अंतर्गत जल, वायु और मृदा, इन तीनों का संतुलन बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है विश्व के जीवों के आनुवांशिक पदार्थ के परिसर या जातियों की विविधता को संरक्षित करना, और तीसरा है जातियों के सतत हाँ, बीच में रुकावट आ गई थी, पुनः कंटिन्यू करते हैं। जातियों के सतत उपयोग वास्तव में पर्यावरण, जो ग्रामीण समुदायों एवं नगरीय उद्योगों को सहारा देता है, के प्रति सीमित होना। अतः जीवित संसाधनों का संरक्षण केवल पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के अजैविक कारकों जो इनको सहारा प्रदान करते हैं, उनके लिए भी है। तो जीव संरक्षण के आपने 3 मुख्य उद्देश्य देखे। किन उद्देश्यों को लेकर के जैव संरक्षण की आवश्यकता है? जैव विविधता के संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? किन विधियों के माध्यम से हम जैव विविधता के संरक्षण को कर सकते हैं? इसे विस्तृत रूप से स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे हम इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा बहिस्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वन्य जीवन का स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय का अर्थ ही, जिसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, स्वस्थानीय का मतलब हुआ कि वन्य जातियों के प्राकृतिक आवास में ही उन्हें संरक्षित करना। अतः इस प्रकार के संरक्षण के लिए प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण किया जाए, तभी हम वन्य जीवों को उनके स्थान पर ही संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए इन प्राकृतिक आवासीय स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र या प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर दिया जाता है, और निषेध की सीमा के अनुसार इन क्षेत्रों को कई भागों में हम बांट सकते हैं। पहला कहलाता है राष्ट्रीय पार्क, दूसरा कहलाता है अभयारण्य,
और तीसरा कहलाता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और चौथा कहलाता है अलौकिक ग्रुप्स तथा झीलें। नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेक्रेड ग्रुप्स एंड लेक्स, इस तरह से हम वन्य जीवन का स्वस्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। भारत में जैव विविधता संबद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, जीवमंडल आरक्षितों के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब भारत में 15 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्य जीवन अभयारण्य हैं। इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी संख्या को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुल मिलाकर के जो 15 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें से 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्य जीवन अभयारण्यों को रखा गया है। अब आपको समझना है कि राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं। नेशनल पार्क पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क्स वन्य जीवन की उन्नति एवं फलने फूलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रों में वानिकी चारण तथा कृषि संबंधी कार्यों की मनाही होती है तथा किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निजी अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप पर भी निषेध होता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन एवं पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित होते हैं, इसलिए इनमें शिकार करना, पशुओं को चराना पूर्ण रूपेण से वर्जित होता है। इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। इनकी स्थापना और नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होती है, परंतु इनकी व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में कुल 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनमें से कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसा कि आगे आप लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें क्रम संख्या, राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का नाम किस राज्य में है और यहाँ पर प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनमें सबसे पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में है। यहाँ पर शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि वन्य जीव प्राणी हैं। दूसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर आदि प्राणी यहाँ पर हैं। इसके अलावा फिर तीसरा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। यहाँ पर हाथी, बाघ, चीता, हिरण, नीलगाय, तेंदुआ आदि प्राणियों को संरक्षित किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा, हुंगली और सुअर, भैंसा, चीता आदि प्राणियों को संरक्षित किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर और बारहसिंगा संरक्षित हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बाघ, चीता, हिरण, मगरमच्छ है यहाँ पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर हाथी, बाघ, चीता, हिरण, नीलगाय और तेंदुआ हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। यहाँ पर भी हाथी, हिरण, चीते, सांभर और मोर हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणी हाथी, चीता, भालू, एक सींग वाला गेंडा, लंगूर और हिरण आदि हैं। इस तरह से आपने इस लिस्ट के माध्यम से 10 प्रमुख जो अपने देश में राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य हैं, इनके बारे में आपने जानकारी हासिल की है। इस तरह से और भी कई सारे उद्यान हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो 10 उद्यान आपको बताए हैं, इनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अभयारण्य, जिसे हम सेंचुरीज कहते हैं। सेंचुरीज क्या होते हैं, अभयारण्य क्या होते हैं और अभयारण्य क्यों बनाए जाते हैं? तो अभयारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है, अतः इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी कतई प्रभावित न हो। इनकी स्थापना और नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के ही अधीन होती है और भारत में
लगभग 448 अभयारण्य हैं। अभयारण्यों के भी प्रमुख जो अपने देश के अभयारण्य हैं इनके बारे में जानना जरूरी है। अभयारण्य को हम पशु विहार या पशु शरण स्थल के नाम से भी जानते हैं। वन्य प्राणियों को केवल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हें बनाया गया है। यहाँ पर लकड़ी काष्ठ काटने, वन्य उत्पादों के एकत्रित करने तथा निजी भूमि रखने की आज्ञा तो होती है, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मानव के क्रियाकलापों से वन्य प्राणियों को किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा उत्पन्न न हो। और इस तरह से अब आप इनके राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य किस राज्य में है इनके बारे में जानकारी हासिल करें। पहला है रणथंभौर अभयारण्य जो राजस्थान में है। यहाँ जो वन्य जीव हैं प्रमुख रूप से चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय तथा सांभर हैं। दूसरा पेरियार अभयारण्य केरल में है। चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर आदि प्राणी हैं इसमें। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य भी गुजरात में है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, जिसके बारे में हम पीछे आपको बता चुके हैं। इसके अलावा चंद्रप्रभा अभयारण्य यूपी में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो इन अभयारण्यों में कौन कौन से प्राणी हैं इनको लिस्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अब इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को प्रबंधन के आशय से कई भागों में हम बांट सकते हैं। पहला केंद्रीय क्षेत्र होता है, सेंट्रल जोन या कोर जोन कहते हैं। यह क्षेत्र पूर्णतया वर्जित होता है। इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाता है। ये पूर्णतया वर्जित क्षेत्र होता है। दूसरा बफर जोन होता है, इसे प्रतिरोधक क्षेत्र कहते हैं। मध्यवर्ती प्रतिरोधक क्षेत्र में सीमित मानव क्रियाकलापों की अनुमति दी जाती है। और तीसरा परिचालन क्षेत्र या मैनिपुलेशन जोन होता है। परिधीय परिचालन क्षेत्र में अनेक प्रकार के मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। हमारे देश में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रस्तावित हैं। इनमें से नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में घोषित किया गया है। अगला है अलौकिक ग्रुप्स तथा झीलें, सैक्रेड ग्रुप्स एंड लेक्स। अलौकिक ग्रुप्स पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वनखंड हैं। ये जाति समुदायों, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये ग्रुप्स भारत के कई राज्यों, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि में हैं। जाति समुदाय द्वारा निर्मित मंदिर के आसपास देवदार के वृक्ष लगाए गए हैं। इसी प्रकार राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लोगों ने प्रॉस्पिस व ब्लैक बक को धार्मिक रूप से बचाया हुआ है। इस तरह से आपने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। अब है भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव संबंधित प्रोजेक्ट। इनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखना जरूरी होता है, क्योंकि यह भी पूछा जाता है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण वन्य जीव संबंधित प्रोजेक्ट अपने देश में हैं। इनके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। पहला प्रोजेक्ट टाइगर, पैंथरा टिग्रिस 1973 में आरंभ किया गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान माधोपुर राजस्थान और सुंदरवन चीता अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है, जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रकार से प्रोजेक्ट चलाया गया है जिससे इन प्राणियों को संरक्षित किया जाए। दूसरा अभियान प्रोजेक्ट लायन, पैंथेरा लियोपर्सिका गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात को 1972 में लायन के संरक्षण के लिए आरंभ किया गया और बब्बर शेर के लिए एकमात्र अभयारण्य है और बब्बर शेर को हम प्रोजेक्ट लायन के तहत संरक्षित कर पा रहे हैं। कस्तूरी हिरण प्रोजेक्ट संरक्षित क्षेत्र केदारनाथ प्राणी विहार उत्तराखंड, मनाली प्राणी विहार और शिकारी देवी प्राणी विहार ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। यहाँ पर कस्तूरी हिरण प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बर्फीले तेंदुए स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट पूरा हिमाचल क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है बर्फीले तेंदुए के लिए। और प्रोजेक्ट गैंडा रेनोसेरास यूनिकॉर्निस
इसे 1987 में शुरू किया गया। इसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, शिवसागर, जोरहाट असम एवं मानस प्राणी विहार असम को चयनित किया गया है प्रोजेक्ट गैंडा के चलाने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में प्रारंभ किया गया। इससे संबंधित अनेक प्राणी विहार जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं मानस प्राणी विहार दोनों ही असम के हैं। वहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट लंगूर भी है। इसके लिए शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल और अन्नामलाई प्राणी विहार केरल को संरक्षित किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट चला करके प्राणियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आपने इन सिटू कंजर्वेशन देखा था। अब अगला पार्ट है वन जीवन का बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस संरक्षण में संकट उत्पन्न पादपों और जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानीपूर्वक उन्हें संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्त हो गए, लेकिन जंतु उद्यानों में आज भी वो सुरक्षित हैं। 1992 में रियो दी जनेरियो में हुई जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें। सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। वन जीवन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं जो वन जीवन संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं के बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसे हम BNHS के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना बम्बई के 7 नागरिकों द्वारा 1983 में की गई थी। यह सोसाइटी भारत, बर्मा, श्रीलंका के पादप जात एवं प्राणी जात के संग्रह एवं अन्वेषण तथा शैक्षिक सूचनाओं से संबंधित क्रियाकलापों का निष्पादन करती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। दूसरा, भारतीय वन जीवन परिरक्षण सोसाइटी। ये गैर सरकारी संस्थाएं हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी, जिसे हम WPSI के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना देहरादून में की गई। यह अनेक शैक्षणिक एवं अन्वेषण संबंधी क्रियाकलापों के साथ चीतल नामक द्विभाषी त्रैमासिक पत्रिका भी निकालती है। फिर आता है सरकारी संस्थाएं। इसमें ZSI, जिसे हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में की गई। इसका उद्देश्य भारतीय प्राणी जात का सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान करना है। वर्गीकीय अध्ययन, संकटापन्न जातियों की अवस्थिति का सर्वेक्षण एवं परिणामों का शोध पत्रिकाओं तथा भारत की जंतु संपदा के रूप में प्रकाशन इसकी प्रमुख गतिविधियों में सम्मिलित है। दूसरा है भारतीय वन जीवन संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे हम WLI के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना भारत और सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 1982 में देहरादून में की। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन के क्षेत्र में शोध करना है। और तीसरा है भारतीय वन्य जीवन परिषद, इसे हम इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या IBWL के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1949 में केंद्रीय वन्य जीवन परिषद के नाम से परामर्शदात्री समिति के रूप में हुई। 1952 में इसका नाम बदलकर भारतीय वन्य जीवन परिषद कर दिया गया। इस परिषद ने 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, ये भी बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया, तो 1972 में बनाया गया, जिसे सभी राज्यों में क्रियान्वित किया गया। इसी का संशोधन 1991 में संविधान के 40वें अधिनियम के रूप में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 1991 ये लाया गया है, जिसके कारण वन्य जीवन संरक्षण किया जा सकता है। इस तरह से आज जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में
आपको विस्तृत रूप से बताया गया। और बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन चैप्टर के अंतर्गत आपको जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व, जैव विविधता की क्षति के कारण, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता, संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा और जैव विविधता के हॉटस्पॉट, रेड डाटा बुक, जैव संरक्षण के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जैव विविधता का संरक्षण, पादप संरक्षण, जंतु संरक्षण और भारत के प्रमुख जंतु विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी शरण स्थल, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए प्रशासनिक एवं वैधानिक उपायों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। आशा है आपने पूरा चैप्टर विधिवत समझ लिया होगा। अब इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आज ये चैप्टर नंबर 15 समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।